जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, ये हमारा चैप्टर 7 जनरल साइंस फिजिक्स का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था हीट का जो बेसिक चीज़ होती है, लेटेंट हीट होती है या इवेपोरेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक्स पढ़ी थी हीट के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो पहले आप उस लेक्चर को जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे बेस है, यहाँ पे एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए, और इसके बाद हम लोग लगभग 80 to 90 क्वेश्चंस करेंगे जो इन पे बेस्ड है और अलग अलग एग्जाम से पूछे, जैसे CDS में, NDA में, छत्तीसगढ़ PCS में, UP PCS में, BPSC में, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमने बात की थी हीट ट्रांसफरेंस की, तो अब हम वही देखेंगे हीट ट्रांसफरेंस के अलग अलग प्रोसेस क्या होते हैं। तो 3 प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर की जाती है, हीट ट्रांसफर होती है, जिसमें से पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट क्लियर है ना, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट पढ़ते जाएंगे और उनका मीनिंग इंटरप्रेट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंडक्शन की। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब हीट ट्रांसफर होती है उस चीज़ को हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप हॉट पैन में या चाय बना रहे होते हैं तो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही है ना, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही है। या जब आप किसी भी मेटल रॉड को गर्म करते हैं तो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही है ना, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इन दोनों में कॉन्टैक्ट है। हीट एनर्जी जो प्रोवाइड हो रही है, जिस पे प्रोवाइड हो रही है उस पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो ये होती है कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर इसी के जो जब हम लोग ये लिक्विड और गैस में जब यही ट्रांसफर होता है तब हम इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तब हम इसको कन्वेक्शन कहते हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड से होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड से होता है। कंडक्शन कैसे ट्रांसफर हीट करता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। कन्वेक्शन कैसे ट्रांसफर करता है? फ्लूइड के मूवमेंट से। ठीक है, फ्लूइड के मूवमेंट से। ठीक है, और रेडिएशन कैसे हीट ट्रांसफर करता है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग अ मीडियम। ठीक है, विदाउट नीडिंग अ मीडियम। जैसे सन रेडिएट करता है ना, सन की रेडिएशंस होती हैं, वो हीट एनर्जी कहाँ प्रोवाइड करता है? सन पे, अर्थ पे हीट एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, तो उनके बीच तो कोई भी मीडियम, अब हम अर्थ हमको आगे छू तो रहा नहीं है अर्थ को, सन जो है नीचे उतर के आगे छू तो रहा नहीं है कि कंडक्शन हो जाएगा, ना ही कोई फ्लूइड मूवमेंट हो रही है कि कन्वेक्शन हो जाएगा। तो विदाउट नीडिंग अ मीडियम जब हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, उस चीज़ को हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर इस इन तीनों में ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, बट कैसे हो रही है, बस यही डिफरेंट मैटर है। ठीक है, यही अलग अलग मैटर है कि किस बेसिस पे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, पहले कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, देखिएगा रेड रेड जो हम रेड हाईलाइट कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन कैसे ट्रांसफर हो रहा है? मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स, जैसे लिक्विड में मूवमेंट होता है और गैसेस में मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन हो गया। रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये ट्रांसफर ऑफ हीट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सूर्य की किरणें आती हैं वही गर्म करती हैं, उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मीडियम रिक्वायरमेंट, इसमें तो मीडियम रिक्वायर ही चाहिए। ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, हीट हो। ठीक है, कंडक्शन जो है इसमें तो मीडियम चाहिए होगा, कन्वेक्शन जो है फ्लूइड मीडियम चाहिए होगा। ठीक है, फ्लूइड मीडियम चाहिए होगा, और रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, कैन अकर इन अ वैक्यूम। ठीक है, हमारे हिसाब से येलो कलर ज़्यादा सही लगता है, वो सही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा मीडियम रिक्वायरमेंट कंडक्शन की क्या है, सॉलिड फॉर हीट ट्रांसफर, तो मीडियम है। ठीक है, मीडियम चाहिए, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस मीडियम हो, तभी यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। कन्वेक्शन में कैसे ट्रांसफर होगी? जब हीट ट्रांसफर जो है फ्लूइड के मीडियम से होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर जो है फ्लूइड के मीडियम पे होगा, तब ये हीट ट्रांसफर होगी। और रेडिएशन में कैसे होगा? रेडिएशन डजंट रिक्वायर अ मीडियम, इट कैन अकर इन अ वैक्यूम। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड में कंडक्शन कैसा होता है? स्पीड में कंडक्शन स्लो होता है। ठीक है, एज इट डिपेंड्स अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्लो स्पीड होती है कंडक्शन में,
ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, स्लो स्पीड होती है, क्योंकि डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है। अगर हाईली कंडक्टिव कंडक्टर है, मतलब हाई कंडक्टर है, मतलब हाई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्लो कर रहा है, तब हाई कंडक्शन होगा। ठीक है। उसी तरीके से कोई बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो धीरे धीरे हीट फ्लो करेगा। ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करता है कंडक्शन पे कि कंडक्शन की जो स्पीड है वो स्लो है। ठीक है। कन्वेक्शन की जो स्पीड है वो मीडियम स्पीड है, डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड डेंस है, फ्लूइड डेंस है, तो धीरे धीरे कन्वेक्शन होगा। लिक्विड मूवमेंट में ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है, डेंस नहीं है, विस्कस नहीं है, तो कन्वेक्शन होगा। ठीक है। फिर तो कन्वेक्शन की जो है मीडियम स्पीड होगी। रेडिएशन की सबसे फास्ट स्पीड होती है। ठीक है। क्योंकि हमने देखा 8 मिनट में लाइट पहुंच जाती है यहाँ पे। ठीक है। 8 मिनट में सन से अर्थ पे लाइट पहुंच जाती है। ठीक है। सन से अर्थ पे 8 मिनट में लाइट पहुंच जाती है, तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन में फास्ट स्पीड होती है। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, तो अब जब डायरेक्ट बॉडी ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रहे होंगे ना। जैसे कंडक्शन में हमने देखा था डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो जो हीट एनर्जी है वो मॉलिक्यूल से ही तो पास हो रही होगी। तो हीट जो ट्रांसफर होती है वो वाइब्रेशन और कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल से होती है। ठीक है। वाइब्रेशन एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल से होती है कंडक्शन में। कन्वेक्शन में क्या है, जितना फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके उनके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय बल्क मूवमेंट। यहाँ पे सिंगल मूवमेंट होता है, सिंगल मॉलिक्यूल्स मूव कर करके एक दूसरे को वाइब्रेशन और कोलिजन प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, बल्क में मूवमेंट होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो बल्क में फ्लूइड मूवमेंट्स दिखाती है मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से जो है कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। ही और जो रेडिएशन होता है इनको तो हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ट्रांसफर होती है। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, हीटिंग अ मेटल रॉड वेयर हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। ठीक है। ये मेटल रॉड है एक, ठीक है, ये ठंडी साइड है, ये गर्म साइड है। ठीक है। इसको गर्म करना शुरू किया, इधर से गर्म करना शुरू किया, तो पहले ये वाला गर्म हिस्सा गर्म होगा, फिर ये वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर ये वाला हिस्सा गर्म होगा, क्योंकि आपस में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। आपस में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल से। ये वाले मॉलिक्यूल इधर वाले मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल इधर वाले मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे, इधर वाले मॉलिक्यूल इधर वाले मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे। ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये हो गए एग्जाम्पल। हम रेडिएशन कन्वेक्शन का देखते हैं, तो कन्वेक्शन के रेडिएशन में हम क्या कन्वेक्शन के एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि, रुकिए हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ बॉइलिंग वाटर है, जो ये पानी है, ये यहाँ पे बॉयल हो रहा है, तो ये बल्क में मूवमेंट हो रही है, लिक्विड की बल्क में मूवमेंट हो रही है, बल्क में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, तब ये कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है। कन्वेक्शन हो रहा है। बॉइलिंग वाटर वेयर हॉट वाटर राइजेज एंड कोल्ड वाटर सिंक्स। ठीक है। तो जो हॉट वाटर है ये राइज कर रहे हैं, जो आते आते ये राइज करते जाते हैं, और कोल्ड वाटर ठंडे ठंडे सिंक करते जाते हैं। ठीक है। तो एक टाइम ये सर्कुलर फ्लो बन जाता है, एक टाइम बाद क्या होता है, एक टाइम बाद सारे के सारे गर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम द हीटर। ठीक है। ये कन्वेक्शन का है। रेडिएशन का तो डायरेक्ट सनलाइट है, वार्मिंग द अर्थ, हीट फ्रॉम अ फायर रीचिंग योर स्किन। ठीक है। तो आप जब कभी आपने ठंडियों में आग तापी होगी ना, हम लोग तापते हैं, तब तक तापते रहते हैं, लकड़ी वकड़ी ले आते हैं, जलाते रहते हैं। ठीक है। ठंडी में, ठीक है, उसमें ना हम पहले, अभी तो नहीं करते, पहले जब बचपन में दादी वादी जलाती थी हमारी, तो उसमें हम मटर और आलू रख देते थे। ओ हो, क्या स्वाद आता था, बहुत अच्छा स्वाद लगता था उसका, स्मोकी फ्लेवर एकदम बहुत बढ़िया लगता था। चलिए नॉस्टैल्जिक हो गए। ठीक है। तो रेडिएशन में हम क्या देखते हैं, रेडिएशन में हम देखते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे अर्थ पे वार्म कर रही है, और उसी तरीके से जब हम तपता तापते हैं, जब हम हीटर के सामने खड़े रहते हैं, तो हमें कैसे रेडिएशन से हम गर्मी महसूस करते हैं। वहाँ तो कोई मीडियम होता नहीं है कि डायरेक्ट आप जाके हीटर को छू दिया, या आपको ठंडी लग रही तो आपने डायरेक्ट जाके सन को छू दिया, कि हमारे हाथ के मॉलिक्यूल्स सन के मॉलिक्यूल्स को मतलब सन के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और हीट हमको हमारे हाथ में आ जाएगी और हमारा हाथ भी गर्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है, रेडिएशन में ऐसे बिना मीडियम के हो जाती है। ठीक है। रेडिएशन में बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब मूवमेंट ऑफ एनर्जी या मूवमेंट ऑफ हॉटनेस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हीट कहाँ से कहाँ मूव करेगी। तो हीट यहाँ पे देखिए, हीट करेगी फ्रॉम हॉटर रीजन टू कूलर रीजन, हॉटर रीजन टू कूलर रीजन। ठीक है। नॉट नेसेसरी फॉर द हीट सोर्स टू बी हॉटर देन सराउंडिंग मीडियम। इनके लिए रेडिएशन अलग चलते हैं, रेडिएशन एकदम अकड़ के चलते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा जहाँ मन होगा वहाँ वहाँ कूल करेंगे। ठीक है। सन हीट स्पेस विच इज कोल्डर। ठीक है। सन हीट स्पेस जो कि कोल्डर है। ठीक है। ठंडा है फिर भी सन जो है गर्म किए जा रहे हैं। ठीक है। तो सन को मतलब नहीं है, रेडिएशन में मतलब नहीं है कि हीट का ट्रांसफरेंस हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही होगा। ठीक है। पर कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमेशा जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट मूवमेंट होगी। ठीक है।
फिर से एक बार देख लेते हैं तो एकदम से रिवाइज कर लेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से इनके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत आसान है ये तो कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। इसके बाद जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा वो थोड़ा सा मतलब वो भी एकदम हलवा ही है, कुछ कठिन वाली बात नहीं, क्योंकि हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। हमें बस ऐसी नॉलेज लेनी है जिससे हमारा एप्लीकेशन हो सके एग्जाम के क्वेश्चंस में और हम सॉल्व करके आगे बढ़ें। ठीक है, हमने ये जॉब स्पेशलिस्ट होने के लिए थोड़ा ना अप्लाई की थी, हमने तो जर्नलिस्ट होने के लिए अप्लाई की है कि हमें सारे बातों के बारे में पता होना चाहिए हल्का हल्का। ठीक है, तो हमें कंडक्शन के बारे में देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन मॉलिक्यूल्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये वाली बॉडी, ये आयरन रॉड है, लोहे की सरिया है, हम इसको गर्म कर रहे हैं। एक साइड गर्म हुआ, फिर दूसरा साइड गर्म हुआ, फिर तीसरा साइड गर्म हुआ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक से दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे पे तीसरे पे जा रहे हैं, तीसरे ने चौथे को हीट प्रोवाइड की। ये सारा एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, ये हो गई कंडक्शन की बात। कन्वेक्शन की बात कैसे होती है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड या फ्लूइड मूव कर रही है बल्क में पूरे पैकेट में, मतलब मान लीजिए एक पूरे पैकेट में एक गिलास लिक्विड जा रही है दूसरी गिलास की तरफ, तो वो बल्क में लेके जा रही है। एक गिलास गर्म हुई, फिर वो दूसरी गिलास को गर्म की, दूसरी तीसरी गिलास को गर्म की। ठीक है, इसी तरीके से सारी गिलास गर्म हो गई। तो ये कन्वेक्शन वाली बात है। ठीक है, ये कन्वेक्शन वाली बात है। रेडिएशन को मीडियम ही नहीं चाहिए होता, रेडिएशन अपनी अकड़ में है कि हम जैसे मन करेगा हम वैसे रहेंगे, हमको मीडियम मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जो सन से एनर्जी आती है वो विदाउट मीडियम जो है अर्थ को वार्म करती रहती है। ठीक है, यही मीडियम रिक्वायरमेंट है, इनको चाहिए होता है। कन्वेक्शन को फ्लूइड वाला मीडियम चाहिए होता है और रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। कंडक्शन में स्पीड स्लो रहती है क्योंकि धीरे धीरे गर्म होते हैं मॉलिक्यूल, धीरे धीरे मूव करते हैं, फिर एक से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है। कन्वेक्शन की मीडियम स्पीड होती है क्योंकि एक गिलास में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ चलेंगे दूसरी गिलास के मॉलिक्यूल्स को गर्म करने के लिए। तो मान लीजिए एक गिलास में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ चले अगले 10 को गर्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन में क्या हो रहा था, एक एक मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है। कन्वेक्शन में क्या है, एक गिलास में 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो पूरा ग्लास मूव करते हैं, पूरा पैकेट मूव करते हैं। ठीक है, तो एक गिलास में 10 मॉलिक्यूल्स है तो 10 मॉलिक्यूल्स निकल के अगले 10 को गर्म किए, अगले 10 से अगले 10 को गर्म किए। तो इससे क्या है, मीडियम स्पीड है। ठीक है, स्पीड मीडियम है। और रेडिएशन की तो भैया फास्टेस्ट स्पीड है। ठीक है, रेडिएशन की जो फास्टेस्ट स्पीड है एनर्जी ट्रांसफर की। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, वाइब्रेशन एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ये हो गया, हमने आपको बताया। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, कन्वेक्शन में क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स एक ग्लास पैकेट में, एक ग्लास में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगले 10 को गर्म करेंगे। तो ये कन्वेक्शन का हो गया जिसमें बल्क में मूवमेंट होता है। और रेडिएशन, हीट में कैसे रेडिएशन होती है, तो रेडिएशन जो हीट मतलब हीट में जो रेडिएशन में जो हीट होती है दैट इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, ये हमने एग्जांपल देख लिए, एक बार आप देख लीजिएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा ही हॉटर बॉडी से कूलर रीजन में जाती है, हॉटर बॉडी से कूलर रीजन में, दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन में। पर रेडिएशन में ये जरूरी नहीं है, रेडिएशन अपनी मर्जी का मालिक है, उसे जो मन करेगा जहाँ मन करेगा वहाँ गर्मी देगा। ठीक है, तो ये कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन का प्रोसेस हो गया। कुछ और डायमेंशंस देख लेते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के। तो हमने क्या देखा, हमने देखा डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ये तो हमने देखा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कन्वेक्शन में कैसा होता है, जो हॉट फ्लूइड होती है, जो हॉट गर्म हवा होती है या गर्म फ्लूइड होती है वो राइज करती है, और जो कोल्ड फ्लूइड होती है वो सिंक करती है, या ठंडी हवा सिंक करती है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर होता है एक तरीके से। जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, सिंक करती हैं। ठीक है, रेडिएशन तो हर एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है, रेडिएशन कहीं भी अकर इन ऑल डायरेक्शंस। कंडक्शन क्या होता है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये हॉट से कोल्ड बॉडी में। कन्वेक्शन, हॉट लिक्विड राइज होती है और कोल्ड फ्लूइड सिंक करती है। ठीक है, फिर एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी, तो मेटल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, कितनी कंडक्टिविटी है किसी भी सरफेस में किसी भी बॉडी में, तभी डिपेंड करेगा एनर्जी ट्रांसफर कितना है। ठीक है, उसी तरीके से कन्वेक्शन में क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे हमने बताया था, ज़्यादा डेंस होगी तो धीरे धीरे मूव करेगी, ज़्यादा डेंस होगी, ज़्यादा विस्कस होगी तो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होगा। तो ये कन्वेक्शन की बात हो गई। रेडिएशन डिपेंड करती है किस पे, सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे, सरफेस प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब बहुत दूर जो सन से रेडियो जो है अंटार्कटिका एक तरीके से दूर होता है या उसकी टिल्टिंग ऐसी होती है तो क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं प्रोवाइड कर पाता। ठीक है,
सरफेस प्रॉपर्टीज़ ये भी होता है कि अंटार्कटिका पे जो सनरेज आती भी हैं वो सरफेस की उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि सारा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पूरी आइस है, ठीक है, वाइट चीज़ रिफ्लेक्ट कर देती है तो उससे गर्म नहीं होती। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र रेडिएशन में हो गया। फिर क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है, कुकिंग ऑन स्टोव टॉप, ठीक है, आप जब गैस पे कुछ चीज़ गर्माते हैं तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। आयरन को क्लोथ्स को आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, क्लोथ्स को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को। इसी तरीके से कन्वेक्शन में क्या होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक एयर पैकेट है, एयर पैकेट में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठंडे हैं, वो ले जाएंगे दूसरी तरफ, वो दूसरे को ठंडा करेंगे, ठीक है। तो ये एयर कंडीशनिंग ऐसे काम करती है, जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है, नीचे वाली ठंडी हवा हो जाती है, ठीक है। ओशन करेंट्स और विंड पैटर्न्स जो है इसी कन्वेक्शन करंट पे काम करते हैं। रेडिएशन, सोलर पैनल्स जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, माइक्रोवेव ओवन्स हीटिंग फूड, ठीक है, ये रेडिएट करते हैं, ठीक है। तो जो ओवन्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, वो रेडिएट करते हैं, जो खाना होता है उसको गर्म करने के लिए उस पर रेडिएशन डालते हैं, जिसकी वजह से खाना गर्म हो जाता है, ठीक है। अब वैक्यूम में देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। तो कंडक्शन वैक्यूम में नहीं काम कर सकता है, क्योंकि कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है, मीडियम बहुत ज़रूरी है कंडक्शन के लिए। उसी तरीके से वैक्यूम में कंडक्शन काम नहीं करता, उसी तरीके से कन्वेक्शन भी काम नहीं करता वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि मीडियम चाहिए, ठीक है, वैक्यूम में मीडियम नहीं है। रेडिएशन खाली आराम से काम कर सकता है वैक्यूम में, क्योंकि रेडिएशन को वैक्यूम की ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन अपनी अकड़ में है कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपना काम करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद की फैक्टर्स देख लेते हैं। कंडक्शन में क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस। इसी तरीके से कन्वेक्शन के क्या की फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर डिफरेंस तो होना ही चाहिए, फ्लूइड की डेंसिटी होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन डिपेंड करता है किस पे, सरफेस टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे और इमिसिविटी ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, इसी से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और इसी से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हल्के से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आपको इन जो लॉज हैं उनके इम्प्लीकेशंस पता होने चाहिए और यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स देखते हैं, थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब है। तो डायनामिक्स तो आप जानते हैं, चेंज, क्या क्या चेंज हो रहा है। थर्मो मतलब थर्मल, मतलब हीट, तो हीट कैसे कैसे ट्रांसफर, हीट अलग अलग तरीके से कैसे एनर्जी में या और अलग चीज़ों में तब्दील होती है, चेंज होती है, या कोई भी चीज़ हीट एनर्जी में कैसे तब्दील होती है, इसी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डायनामिक्स है, ठीक है। डायनामिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका, थर्मो का, थर्मो मतलब हीट का। तो जो हीट एनर्जी का जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है अलग फॉर्म्स में, या किसी अलग फॉर्म का चेंज हुआ हीट एनर्जी में, उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। थर्मल डायनामिक्स याद रखिएगा कि कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं हीट में, या कोई भी चीज़ हीट एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, इस चीज़ को हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि थर्मोडायनामिक्स क्या क्या मतलब है। तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है, सबसे पहले जो लॉ आता है वो आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसके एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। तो हमें जब फाउंडेशन पता होगी, थ्योरी पता होगी, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। मान लीजिए एक सिस्टम ए है, ठीक है, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ, दूसरा एक बॉडी है वो भी किसके साथ, सी के साथ ही थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों ही ए और बी ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब क्या है कहने का, हम आपको फिर से समझाते हैं। ए और सी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ए का टेम्परेचर मान लीजिए 50 है और सी का भी टेम्परेचर 50 है, ठीक है, सी का भी टेम्परेचर 50 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि, और अगर ये भी आपको पता चल गया कि बी जो एक बॉडी है वो थर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट में है सी के साथ, तो सी का टेम्परेचर कितना है, सी का टेम्परेचर है 50, तो मतलब हमें पता चल गया ऑटोमेटिकली कि बी का टेम्परेचर भी 50 होगा। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, फंडामेंटल है और मेजरेबल प्रॉपर्टी है मैटर की।
ठीक है। जीरोथ लॉ यही कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं, अलग अलग दो बॉडीज हैं, वो एक सिमिलर बॉडी से, थर्ड बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपस में भी वो जो दो बॉडीज हैं ए और बी, वो सिमिलर होंगी थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब ए और सी हैं, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, और सी का टेम्परेचर 50 है तो ए का टेम्परेचर भी 50 होगा। सिमिलरली अगर बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तब हमें सी का टेम्परेचर पता है 50 है, तब हमें बी के टेम्परेचर की जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका यही मतलब होगा कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो बी भी क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। जीरोथ लॉ हमने देखा, अगर दो सिस्टम्स कोई थर्ड सिस्टम से आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो दो सिस्टम हैं जो थर्ड सिस्टम से इक्विलिब्रियम में थे, वो दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम शेयर करेंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो कितने भी लॉ होंगे फिजिक्स में, एक लॉ तो जरूर ये है ही है हर जगह कि एनर्जी जो है भैया डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती, खाली एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज की जा सकती है। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है कि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होगी तो सेम ही ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, अब 10 जूल की एनर्जी है, 10 जूल की एनर्जी है तो वो 10 जूल में ही रहेगी। ऐसा नहीं कि 10 जूल कन्वर्ट होके 50 जूल में हो गई। ठीक है, वो हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, मतलब एनर्जी की जो मॉलिक्यूल्स हैं या एनर्जी की जो क्वांटम है वो सेम रहेगी, कंजर्वेशन रहेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन एनर्जी होगी जहाँ पे डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होगी, हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हमने 50 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी है किसी सिस्टम को, तो वो 50 जूल का काम करके, वर्क डन करके, 50 जूल का काम करके जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेबल मेंटेन रहेगी। ठीक है, यही बात कहती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होगी, मतलब नई एनर्जी आई हमारे पास 50 जूल की, तब हमने काम उतना ही कर दिया 50 जूल का। ठीक है, 50 जूल का, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, मतलब चेंज तो नहीं हुआ, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिस फॉर्म में आई उसके अगले फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहना है कि एनर्जी चेंज नहीं हो, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं कर सकते, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज कंजर्वेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। ठीक है, तो ये कहता है द एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज ओवर टाइम और रिमेन्स कांस्टेंट इन आइडियल केसेस वेयर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो डिसऑर्डर है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो बढ़ता जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर बढ़ने जाने का क्या मतलब है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो ये डिसऑर्डर हुआ ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ ये डिसऑर्डर हुआ, फिर सॉलिड से वेपर में चेंज हुआ तो और डिसऑर्डर हुआ। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर आप हीट एनर्जी इधर से प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आप राइट पेन में देखिएगा, हम समझा रहे हैं कि ये यहाँ पे जहाँ पे येलो कलर शाइन कर रहा है, येलो कलर दिख रहा है आपको ना, राइट पेन में वो देखिएगा। ठीक है, तो जब हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की सॉलिड को, खूब हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तब क्या हुआ, तब लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है, फिर लिक्विड को और हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो वेपर में चेंज हुई। ठीक है, तो वेपर में चेंज हो गई, मतलब क्या है, जो है आइसोलेटेड सिस्टम में जो है ऑलवेज इंक्रीजेज ओवर टाइम, ये डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हुआ, फिर और हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब और डिसऑर्डर हो गया। पहले सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से वेपर, ये और डिसऑर्डर हो गया। उसी तरीके से हम कन्वर्स इसका देखें, कन्वर्सली ये कहा जा सकता है कि वेपर को खूब ठंडा किया तो वो लिक्विड में हुआ, लिक्विड को और ठंडे में किया तो वो सॉलिड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना यूनिवर्स अपने आप में ऑर्डर है, बहुत यूनिवर्स का अपना ऑर्डर है, तो यहाँ पे देखिए वो बात गलत हो जाती है कि यूनिवर्स में जो मतलब थर्मोडायनामिक्स की यूनिवर्स की बात करें तो जो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसकी जो डिसऑर्डर है, उसका जो एंट्रोपी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसकी जो
एंट्रोपी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो भी डिसऑर्डर है उसका वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। कैसे हमने देखा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, बहुत ठंडी थी, बहुत एनर्जी लूज की वेपर में, वेपर से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, फिर एनर्जी प्रोवाइड की तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में, ठीक है। ये पूरा साइक्लिकल फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर है, ये ऑर्डर थोड़ी ना, ये डिसऑर्डर है। ऑर्डर तो तब होता है जब सॉलिड को कितनी भी हीट प्रोवाइड करो वो सॉलिड ही रहता, ठीक है। पर वो और डिसऑर्डर क्रिएट करता है लिक्विड में, लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो एंट्रोपी है, जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो हम मार्क करने जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एंट्रोपी दिखाई दे रहा है ना आपको, जहाँ पे येलो हाईलाइट हो रही है, ठीक है। एंट्रोपी और डिसऑर्डर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है, या बहुत हो जाए तो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। आइडियल केसेस में ये कांस्टेंट होता है, पर कभी घटेगा नहीं, ठीक है, कभी घटेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जो एंट्रोपी है, डिसऑर्डर है, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है, वो बढ़ती ही चली जाएगी। मतलब ये नहीं है कि सॉलिड जो लिक्विड में होने वाला था वो सॉलिड ही हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से वेपर हो रहा है, वेपर से फिर लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से फिर सॉलिड हो रहा है। तो ये देखिए कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर है, ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ये बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है, बढ़ता ही चला जाता है। हर एक चीज, हर एक चेंज ऑफ स्टेट में क्या हो रहा है, डिसऑर्डर आता जा रहा है। और आइडियल केसेस में ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, आइडियल केसेस में ही कांस्टेंट हो जाता है, पर कभी घटता नहीं है, ये याद रखिएगा, कभी भी घटता नहीं है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है, ठीक है। दिस लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस टेंड टू मूव टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी ग्रेटर डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कि जो नेचुरल प्रोसेस है थर्मोडाइनमिक्स में वो हमेशा मैक्सिमम एंट्रोपी की ओर जाएगा, मतलब ग्रेटर डिसऑर्डर की ओर जाएगा। सॉलिड लिक्विड से लिक्विड, वेपर से वेपर सॉलिड्स, वेपर फिर लिक्विड से फिर लिक्विड सॉलिड से, तो ये ग्रेटर डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं या मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की याद रखनी है। इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, एज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, 0 डिग्री किसी सिस्टम का टेम्परेचर पहुंचता है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अप्रोचेज टू मिनिमम वैल्यू यूजुअली टेकन टू बी जीरो, ठीक है। अगर किसी डिग्री, किसी भी टेम्परेचर, कोई भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर जीरो आ जाता है, 0 केल्विन आ जाता है, तब जो एंट्रोपी है उसकी मिनिमम वैल्यू पे हो जाती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पे हो जाती है, जिसको जीरो मान लिया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रीच करना इम्पॉसिबल है थ्रू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस एज द एंट्रोपी चेंजेस बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है। क्योंकि डिसऑर्डर हो रहा है, डिसऑर्डर होता रहेगा, होता रहेगा, तो ये ऑर्डर आ ही नहीं सकता है कि 0 डिग्री पे आ जाए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है। प्रैक्टिकल जीरो तो रीच कर सकते हैं, पर एब्सोल्यूट थियोरेटिकल जीरो नहीं रीच कर सकते, क्योंकि जो एंट्रोपी है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमने देखा था, वो एंट्रोपी हमेशा चेंज होने की कगार पे रहती है, डिसऑर्डर के होने की कगार पे रहती है, जिसकी वजह से जो हल्का भी डिसऑर्डर होगा तो वो अगर 0 डिग्री पे, मतलब क्या है, बिल्कुल डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत हल्का सा माइन्यूट सा डिसऑर्डर भी मैटर कर जाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के लिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब है इम्पॉसिबल है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रीच करना, क्योंकि छोटी सी हरकत भी एंट्रोपी में काउंट हो जाएगी, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट जीरो नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपनी सारी चीज़ें इस स्लाइड में हमने जो भी पढ़ी है थर्मोडाइनमिक्स के बारे में। तो सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी थी थर्मोडाइनमिक्स, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि फिर से हम हाईलाइट कर सकें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या पढ़ रखे हैं इस स्लाइड में, ठीक है। येलो से हाईलाइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने जीरोथ लॉ पढ़ा है। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर दो सिस्टम्स एक तीसरे सिस्टम से इक्विलिब्रियम में, एक दो अलग अलग सिस्टम तीसरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम में है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि वो जो दो सिस्टम तीसरे सिस्टम से इक्विलिब्रियम में है तो वो दो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि टेम्परेचर जो है फंडामेंटल और मेजरेबल प्रॉपर्टी है मैटर की। फिर हम आए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, जो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हमने देख लिया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हुई थी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, ग्रेटर डिसऑर्डर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ग्रेटर डिसऑर्डर या मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ मूव करेगा, और समय के साथ वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीजेज ऑलवेज इंक्रीजेज ओवर टाइम। ये ऐसा डेफिनेट स्टेटमेंट बहुत मुश्किल होता है,
अचीव करने में या डिफाइन करने में, ठीक है। तो ये ऑलवेज इंक्रीजेज ओवर टाइम वाली जो बात है हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो यूनिवर्स है थर्मोडायनेमिक्स का, वो मूव करना चाहता है ग्रेटर डिसऑर्डर की ओर, ठीक है। ग्रेटर डिसऑर्डर मैक्सिमम एंट्रोपी की ओर वो मूव करता रहता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहा गया है कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जब जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, तो एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। एंट्रोपी की मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। एंट्रोपी की मिनिमम वैल्यू होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीरो वैल्यू हो गई एंटिटी की, ठीक है। यूजुअली तो लिया जाता है जीरो, यूजुअली टेकन टू बी जीरो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे जो है एंट्रोपी खत्म हो गई या ग्रेटर ऑर्डर आ गया, तब भी ग्रेटर डिसऑर्डर ही रहेगा, बस जो डिसऑर्डर है वो बहुत माइन्यूटली चेंज होगा। इट इम्प्लाइज दैट इट्स इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर थ्रू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस एज एंट्रोपी चेंज बिकम्स इनफाइनाइटली स्मॉल। एंट्रोपी क्या है? चेंज है, ठीक है। तो चेंज बहुत ही छोटा होगा पर चेंज होगा, ठीक है। 0 डिग्री में भी ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज नहीं होगा, हल्का सा एक छोटा सा कहीं मॉलिक्यूल, एटम, सब एटम, ठीक है, कोई ऐसा होगा जो मूव कर रहा होगा ग्रेटर डिसऑर्डर की ओर, जो कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लिए। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये लास्ट पार्ट है इस पूरे हीट प्रोसेस का, जो हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पूरा एक लेक्चर लिया है, ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, तो हम सोचे आपको बता देना उचित रहेगा, वहाँ जाके आपको कोई भी सरप्राइज ना मिले। वहाँ जितना एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइजेस कम होंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस हायर होंगे, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से, ठीक है। सराउंडिंग से क्या की जाती है? हीट एब्जॉर्ब की जाती है। ये दिस इज अ प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब्स हीट, ठीक है, याद रखिएगा। येलो हाईलाइट पे ध्यान दीजिए। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से, ठीक है। हीट क्या करती है? हीट एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से। एक्सोथर्मिक क्या है? विच रिलीजेज हीट, ठीक है, विच रिलीजेज हीट टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम। तो एंडोथर्मिक में क्या है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक में क्या है? हीट रिलीज हो रही है सराउंडिंग्स में, ठीक है। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक, सराउंडिंग्स में रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। टेम्परेचर चेंज क्या होता है? जब आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, तो आपकी सराउंडिंग्स कूल हो जाती है, ठीक है। सराउंडिंग्स क्या होती है? कूल हो जाती है एज द हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। आपने देखा होगा स्वेट में क्या होता है? स्वेट में जो आपकी लिक्विड है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपकी स्किन से, ठीक है। तभी आपकी स्किन को ठंडा लगती है, ठीक है। तभी आपको ठंडा लगता है जब आप खूब पसीने से तरबतर जाते हैं कहीं पे, और जहाँ पे थोड़ी सी इवेपोरेशन हो रही है वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब ठंड हो गई, थोड़ा हल्का लग रहा है, इतनी गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली है। तो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट क्या हो गया? इवेपोरेशन ऑफ स्वेट हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। सनलाइट क्या है? एक हीट एनर्जी तो है, तो उन्होंने सनलाइट एब्जॉर्ब की, फिर क्या हुआ? मौसम ठंडा हुआ, टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक के, आप याद रखिएगा। मेल्टिंग आइस, ठीक है। आइस कैसे मेल्ट होती है? हीट, जो सराउंडिंग हीट है उसको एब्जॉर्ब करके, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस और मेल्टिंग ऑफ आइस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑफन फील कोल्ड टू टच, ठीक है। ऑफन फील कोल्ड टू टच, क्यों? क्योंकि इन्होंने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके कूल हो गए हैं, ठीक है। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके क्या हुए हैं? कूल हो गए हैं, जिसकी वजह से एंडोथर्मिक में ठंडी महसूस होती है। एंट्रोपी चेंज कैसे होती है? तो ऑफन लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। ये हमने सारी बातें लास्ट स्लाइड में की थी जब हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। अब एक्सोथर्मिक में देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक में हमने देखा था जब कोई भी प्रोसेस हीट रिलीज करता है सराउंडिंग्स को, हीट रिलीज की सराउंडिंग्स में, तब क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। सराउंडिंग गेट वार्मर एज हीट इज रिलीज। जैसे कोई
हीटर है, हमारा हीटर है या सन है, सन क्या है, सन एनर्जी दे रहा है सिस्टम को, ठीक है, एनर्जी दे रहा है मतलब रिलीज कर रहा है हीट, तो क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी से आग निकली, आग ने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की सराउंडिंग्स को, हीट एमिट की, हीट रिलीज की, ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ और सराउंडिंग्स में हीट बढ़ गई, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ गया। फोटोसिंथेसिस जैसे हमने देखा था एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वैसे ही रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेल्स जो होते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ठीक है, सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ठीक है, इसीलिए रेस्पिरेशन में बहुत गर्मी लगती है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग वाटर, तो ये क्या करते हैं, वाटर अपनी एनर्जी जो होता है लूज कर देता है, तभी तो लिक्विड से सॉलिड में होता है, ये सारी बातें हमने की थी, ज़्यादा विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो फ्रीजिंग वाटर एक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑफन फील हॉट टू टच, ऑब्वियसली जब आप लकड़ी में, लकड़ी जो प्रोवाइड कर रही है हीट, लकड़ी जलाने पे जो हीट निकल रही है उससे हमें हीट ही लगती है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ऑफन फील हॉट टू टच, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैन लीड टू डिक्रीज इन एंट्रोपी, लेस डिसऑर्डर, ठीक है, लेस डिसऑर्डर इसमें देखा जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है, लेस डिसऑर्डर देखा जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात हो गई, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें, ताकि हमारा यहाँ पे चैप्टर एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाए, और कोई भी जो आगे आने वाले स्लाइड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे घटना चक्र के, या और भी कहीं एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, छत्तीसगढ़ पीसीएस के, झारखंड पीसीएस के, राजस्थान पीसीएस के, यूपी पीसीएस के, तो हमें ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, इट एब्जॉर्ब्स हीट, हीट एब्जॉर्ब होती है तो सराउंडिंग कूल हो जाती है, ठीक है, एब्जॉर्ब हीट हुई तो कूल सराउंडिंग हुई, क्योंकि हमने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया है तो सराउंडिंग कूल हो गई, ठीक है। कैसे, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ये 3 एग्जाम्पल हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के। केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, तो ऑफन फील कोल्ड टू टच, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंट्रोपी चेंज याद रखिएगा, एंट्रोपी चेंज कैसी होती है, इंक्रीज इन एंट्रोपी होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लीड्स टू ग्रेटर डिसऑर्डर, ठीक है। फिर हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, विच रिलीजेज हीट इनटू सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स में हीट रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सराउंडिंग्स गेट वार्मर एज हीट इज रिलीज, ठीक है। इसके क्या क्या वो हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो कंबशन ऑफ वुड, रेस्पिरेशन एंड फ्रीजिंग वाटर, और ये ठंडे होते हैं छूने में, और इनकी जो एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज करती जाती है, लेसर डिसऑर्डर की तरफ जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे कैसे हमने जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं कैसे कैसे यूज होंगे, और कैसे कैसे उससे यूज से हम अपनी एग्जाम्स में क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं।